तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज की सेशन में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के डेली टेस्ट सीरीज के सेट नंबर 5 का डिस्कशन आने वाले हैं। अगर आप अभी से लेकर बिहार दरोगा के पीटी एग्जाम तक उनका टोटल डेली टेस्ट सीरीज का सेट कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट निश्चित तौर पर आएगा, क्योंकि ब्रह्मास्त्र साबित होता है इनका डेली टेस्ट सीरीज बिहार दरोगा परीक्षा के लिए। तो आइए देखते हैं सेट नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर पहला को। तो आज हम करंट अफेयर्स भी देखेंगे इसमें। तो आइए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन को। तो पहला नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, निम्न में कौन सा एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। निम्न में कौन सा एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सभी प्रकार के आर्थिक क्रियाएं सार्वजनिक क्षेत्र के नियंत्रण में रहते हैं, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था के विशेषता नहीं है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था के प्रवर्तक कौन है? तो जॉन मेनार्ड कीन्स। जॉन मेनार्ड कीन्स को मिश्रित अर्थव्यवस्था के प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने क्रिंचियन पॉम प्राइमिंग नामक सिद्धांत दिया है। ठीक है, अब क्रिंचियन पॉम प्राइमिंग नामक सिद्धांत क्या है? तो क्रिंचियन पॉम प्राइमिंग नामक सिद्धांत से देश के अंतर्गत जो मंदी आता है उसको दूर किया जाता है। तो इसको भी याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा एक हस्तांतरित आय नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा एक हस्तांतरित आय नहीं है। तो हस्तांतरित आय होता क्या है, पहले इसको जानिए। तो देखिए, बिना कुछ किए जब पैसा आए सरकार की तरफ से तो उसे हस्तांतरित आय कहते हैं। बिना कुछ किए जब पैसा आता है तो उसे हस्तांतरित आय कहते हैं। जैसे में आपका वृद्धा पेंशन हो गया, बेरोजगारी भत्ता हो गया, छात्रवृत्ति हो गया, इसमें आप कुछ करने थोड़ी जाते हैं, आपका जो पैसा आता है तो ये हो गया आपका हस्तांतरित आय। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा हस्तांतरित आय नहीं है। तो जो आपका ब्रोकर्स मिशन हो गया, ब्रोकर्स मिशन, ये आपका हस्तांतरित आय नहीं है, क्योंकि जो ब्रोकर्स मिशन है इसमें थोड़ा आपको जो है कमीशन जो मिलता है वो आपके मेहनत के अनुसार मिलता है। ठीक है, तो ये आपका हस्तांतरित आय नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर क्वेश्चन। वैश्विक शांति सूचकांक निम्न में किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक शांति सूचकांक निम्न में किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक जारी किया जाता है। अब ये बताइए कि इसका मुख्यालय कहाँ है। जो ये वैश्विक शांति सूचकांक है जो जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है सिडनी में। और सिडनी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, और आपको बता दें कि वैश्विक शांति सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत का 126वां स्थान रहा है। ठीक है, भारत का 126वां स्थान रहा है वैश्विक शांति सूचकांक में। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा मेगा फूड पार्क योजना की शुरुआत की गई। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा मेगा फूड पार्क योजना की शुरुआत की गई। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 2008 में। 2008 में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और आपको बता दें कि आप देखते होंगे FSSAI। ठीक है, FSSAI यानी जो फूड को जांच करता है, ठीक है, खाने वाला पदार्थों को जांच करता है, इसका भी स्थापना हुआ है 2008 में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका भी स्थापना हुआ है 2008 में। तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर दिया गया है पंचवर्षीय योजनाओं का नाम और कार्यक्रम। ठीक है, और हमें बताना है कि इसमें कौन सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले ये जानिए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू कब हुआ था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक था। ठीक है, अब द्वितीय कब था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना था आपका 1956 से लेकर 1961 तक। ठीक है, अब तृतीय कब था? तो तृतीय था आपका 1961 से लेकर 1966 तक। अब चतुर्थ कब था? तो चतुर्थ था आपका 1969 से लेकर 1974 तक। अब 3 साल जो है कोई योजना लागू नहीं हुआ था। ठीक है, और उसी को 1966 से लेकर 1969 तक कोई योजना नहीं लागू हुआ था। और इसी साल को 3 साल को कहा जाता है योजना अवकाश वर्ष। क्या कहा जाता है? योजना अवकाश वर्ष भी कहा जाता है। अब इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो आपको हम सही बता दें कि जो ऑप्शन नंबर डी है, यानी 4
जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है ये सुमिलित नहीं है, क्योंकि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है इसमें न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम नहीं बल्कि बफर स्टॉक की अवधारणा की बात कहा गया था। बफर स्टॉक की अवधारणा क्या है, यानी अनाजों को, जो गेहूं है, चावल है, उसको रखा जाता है स्टॉक करके, उसी को बफर स्टॉक कहा जाता है। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अनुसार जो है बफर स्टॉक की अवधारणा किया गया था। और जो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम है दोस्तों, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम ये पंचवर्षीय योजना की बात है, ठीक है, पंचवर्षीय योजना की ये बात है, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी ये सम्मिलित है आपका कि प्रथम योजना जो है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का सामुदायिक विकास से जो है कार्यक्रम है, द्वितीय योजना का जो कार्यक्रम था वह था तीव्र औद्योगिकरण, और तृतीय का था आधारभूत उद्योगों का प्रसार, ठीक है, तो ये सही है। बाकी जो आपका डी नंबर है गलत है, और हमें गलत को ही चुनना था कि कौन सुमिलित नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सुमिलित नहीं है, ठीक है। और आपको बता दें कि जो पंचवर्षीय योजना है ये हुआ था आपका 1974 से लेकर 1978 तक, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, 1978 तक। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किसी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस एक माप से गिनी गुणांक अथवा गिनी अनुपात को संबंधित किया जाता है। किसी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस एक माप से गिनी गुणांक अथवा गिनी अनुपात को संबंधित किया जा सकता है। तो आपका सही उत्तर जगह 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, आय विषमता, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन। सौभाग्य योजना जो भारत की एक योजना है का संबंध किस क्षेत्र से है। सौभाग्य योजना जो भारत की एक योजना है का संबंध किस क्षेत्र से है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों घरेलू विद्युतीकरण। घरेलू यानी हर घर बिजली पहुंचाना जो है ये सौभाग्य योजना का मतलब जो था एक लक्ष्य था। सौभाग्य योजना का यही लक्ष्य था कि हर घर जहां पर बिजली नहीं पहुंच पाया है वहां पर बिजली पहुंचाना है। और इसकी जो शुरुआत हुआ है, इसकी शुरुआत हुआ है सौभाग्य योजना का 25 सितंबर 2017। 25 सितंबर 2017 को जो है सौभाग्य योजना का शुरुआत हुआ है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर क्वेश्चन। कुशल एवं अकुशल श्रमिकों को यानी मजदूरों को बिना काम किए ही रहना पड़े तो उसे क्या कहते हैं, यानी उसे कौन सी बेरोजगारी कहते हैं। तो उसे कहते हैं दोस्तों खुली बेरोजगारी। यानी कुशल एवं अकुशल मजदूरों को बिना काम किए ही रहना पड़े तो उसे खुली बेरोजगारी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर क्वेश्चन। आइए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों असंगठित क्षेत्रों के कामगारों को विशेष संरक्षण व संगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के लिए विद्यमान कानून को युक्ति संगत बनाने हेतु द्वितीय श्रम आयोग का गठन कब किया गया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1999 में। 1999 में जो द्वितीय श्रम आयोग का गठन हुआ है वह हुआ है 1999 में। अब आप ये पूछेंगे कि भाई ये बताओ कि प्रथम श्रम आयोग का गठन कब हुआ है। तो प्रथम श्रम आयोग का गठन हुआ है 1966 में। 1966 में हुआ है प्रथम श्रम आयोग का गठन, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। द्वितीय का कब हुआ है तो 1999 में, और प्रथम का हुआ है 1966 में। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में दिया गया है हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप गेहूं उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई। तो ये आपका कथन बिल्कुल सही है। 2 नंबर कथन में दिया गया है दोस्तों उत्तर प्रदेश सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य है। तो यह भी आपका कथन सही है। 3 नंबर में दिया गया है गेहूं की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता के मामले में पंजाब का स्थान प्रथम है। तो यह भी आपका सही है। 4 नंबर में दिया गया है दोस्तों 4 नंबर कथन में कि बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र में गेहूं बोया जाता है। जी नहीं, ये गलत है, क्योंकि बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र में गेहूं नहीं बल्कि चावल बोया जाता है, धान यानी धान बोया जाता है, ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। तो हमें क्या चुनना है, इसमें कह रहा है कि इसमें सही विकल्प का चयन करें। तो सही विकल्प कौन हुआ आपका 1, 2 और 3, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2, 3 सही है, बाकी 4 गलत है, क्योंकि बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र में गेहूं नहीं बल्कि धान बोया जाता है। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्वेश्चन। अर्थव्यवस्था में मंदी का मूल कारण क्या है। मंदी का मूल कारण क्या है अर्थव्यवस्था में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए मांग का अभाव यानी डिमांड का अभाव जो है अर्थव्यवस्था में मंदी का मूल कारण है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 12 नंबर क्वेश्चन।
अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, यूरोपीय संघ का यूरो को निम्न में किस मुद्रा श्रेणी में रखा जा सकता है? अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, यूरोपीय संघ का यूरो को निम्न में किस मुद्रा श्रेणी में रखा जा सकता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दुर्लभ मुद्रा। दुर्लभ मुद्रा यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब दुर्लभ मुद्रा क्या है? तो देखिए दुर्लभ मुद्रा क्या है, जिसकी मांग ज्यादा लेकिन आपूर्ति कम हो। जिस मुद्रा की मांग ज्यादा हो लेकिन आपूर्ति कम हो उसे हम दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। और इसका ठीक उल्टा होता है सुलभ मुद्रा में। सुलभ मुद्रा में यानी जिसमें आपूर्ति ज्यादा हो और मांग कम हो, ठीक है, उसे हम सुलभ मुद्रा कहते हैं। अब गर्म मुद्रा क्या है? तो गर्म मुद्रा वो है जिस मुद्रा में शीघ्र ही पलायन की संभावना प्रबल होती है। शीघ्र ही पलायन की जो संभावना है प्रबल होती है, उसे हम गर्म मुद्रा कहते हैं। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर सी दुर्लभ मुद्रा। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर क्वेश्चन। भारतीय साधारण बीमा निगम को किस वर्ष भारत सरकार ने पुनर्बीमाकर्ता के रूप में अधिसूचित किया गया? ठीक है, भारतीय साधारण बीमा निगम को किस वर्ष भारत सरकार ने पुनर्बीमाकर्ता के रूप में अधिसूचित किया गया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी 2017। क्या कह रहा है इसमें? पुनर्बीमाकर्ता कह रहा है, पुनर्बीमाकर्ता। अब ये बताइए कि बीमा कितने प्रकार का होता है? तो देखिए दोस्तों, बीमा जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक जीवन बीमा होता है, एक होता है साधारण बीमा। जीवन बीमा अपने शरीर के लिए, अपने देह के लिए कराया जाता है, और साधारण बीमा गाड़ी के लिए, दुकान के लिए, यानी अन्य चीज़ों के लिए कराया जाता है। ठीक है, अब आपको बता दें कि जो जीवन बीमा है दोस्तों, जीवन बीमा की जो स्थापना हुआ है, जीवन बीमा का स्थापना ये हुआ है आपका 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में हुआ है आपका, ठीक है, 1956 ईस्वी में हुआ है क्या? 1956 ईस्वी में हुआ है आपका जीवन बीमा की स्थापना। और साधारण बीमा की स्थापना हुआ है 1972 ईस्वी में। साधारण बीमा का स्थापना हुआ है 1972 ईस्वी में। और यहाँ पर क्या कह रहा है? साधारण बीमा निगम। तो साधारण बीमा जो निगम है, इसमें स्थापना ये क्या कह रहा है कि पुनर्बीमाकर्ता। तो पुनर्बीमाकर्ता अगर कहेगा तो 2000 होगा। अगर यही आपसे पूछ देगा कि साधारण बीमा निगम की स्थापना कब हुआ है, तो 1972 में हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर पुनर्बीमाकर्ता कहेगा तो आपका 2000 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक है जो सूचीबद्ध 50 कंपनियों के शेयरों के समग्र मूल्य में होने वाले उतार चढ़ाव के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो ये आपका कथन गलत है, क्योंकि जो सेंसेक्स है, सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक है जो सूचीबद्ध 50 नहीं, यहाँ पर 30 होगा। ठीक है, 30 होगा। ठीक है, 30 कंपनियों के शेयरों के समग्र मूल्य में होने वाले उतार चढ़ाव के रूप में देखा जाता है। तो ये आपका कथन गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर 50 नहीं बल्कि 30 होगा। ठीक है, अब आइए 2 नंबर कथन को पढ़ते हैं। 2 नंबर कथन में है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध 30, तो यहाँ पर भी 30 नहीं होगा, यहाँ पर भी 50 होगा। तो ये भी आपका कथन गलत हो गया। सूचीबद्ध 30 सबसे बड़ी कंपनी के आधार पर निफ्टी सूचकांक जारी किया जाता है। तो ये भी आपका गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर सूचीबद्ध 50 सबसे बड़ी कंपनी के आधार पर निफ्टी सूचकांक जारी किया जाता है। तो ये आपका गलत हो गया। तो ऑप्शन में क्या दिया है? ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर डी में न तो 1 और न ही 2। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन। राउंड ट्रिपिंग क्या है? यहाँ पर राउंड नहीं होगा, यहाँ पर राउंड होगा। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, सर ने बताया है क्लास में, तो राउंड यहाँ पर कीजिए। ठीक है, राउंड ट्रिपिंग का संबंध है किससे? ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन का आपका पहले ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है शेयर बाजार में शेयरों के मूल्य में अप्रत्याशित गिरावट। और बी नंबर में दिया गया है शेयर बाजारों का कारोबारी, शेयर बाजारों का भेदिया कारोबारी। ठीक है, आइए देखते हैं सी नंबर को। सी नंबर में दिया गया है जोखिम संबंध रणनीति, और डी नंबर में दिया गया है काले धन को वैध बनाने से। ठीक है, तो जो राउंड ट्रिपिंग इसका संबंध है काले धन को वैध बनाने से, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब काले धन को वैध कैसे बनाया जाता है, थोड़ा सा ये समझिए। मान लीजिए इंडिया में आप हैं और सऊदी अरब में आपका कोई दोस्त है। इंडिया में आप हैं और सऊदी अरब में कोई आपका दोस्त है, और आपके पास बहुत सारा काला धन है,
अब आप क्या करेंगे, उनको यहाँ पर बुलाएंगे और उनको टोटल धन दे देंगे, ठीक है। लेकिन वो मतलब जो है एरोप्लेन से जा नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको वो पैसा का हिसाब देना पड़ेगा। तो वो क्या करेंगे, नेपाल के रास्ते जाएंगे, नेपाल के रास्ते जाएंगे। नेपाल के रास्ते कोई वीजा का टेंशन नहीं है, ठीक है, वहाँ से वह आराम से जा सकेंगे, उस पैसे के बारे में कोई पूछताछ नहीं होगा। अब वो आपका पैसा लेकर चल जाएंगे सऊदी अरब, और साल 2 साल के बाद जब आप बुलाएंगे उनको, अपने शादी में बुलाइए या कोई काम में या बिजनेस में बुलाइए, और वही पैसा आपको ला कर दे देंगे गिफ्ट के तौर पर, और सरकार को बता देंगे कि हाँ जी हम इनको गिफ्ट दे रहे हैं। तो सरकार क्या बोलेंगे, रख लीजिए। तो वो हो गया ना, आपका आप ही का धन था, आपके पास अब वैध तरीके से आ गया। पहले अवैध था लेकिन अब वैध हो गया, क्योंकि वो गिफ्ट के तौर पर मिला है। पहले उस पैसा का हिसाब देना पड़ता, लेकिन अब क्या हिसाब देंगे कि मेरा सऊदी अरब का कोई मित्र आकर मुझे पैसा गिफ्ट किया है, ठीक है। यही हो गया काला धन को वैध बनाने का तरीका, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। राउंड ट्रिपिंग क्या है, समझ गए ना, राउंड ट्रिपिंग है काले धन को वैध बनाने से। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा ग्राफ प्रगतिशील कर प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है। निम्नलिखित में कौन सा ग्राफ प्रगतिशील कर प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ग्राफ है ये प्रगतिशील दर को यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर देखिए जो कर की दर है, कर की दर बढ़ रहा है, जिसमें कर की दर के साथ साथ आय भी बढ़ रहा है। यहाँ पर कर की दर के साथ साथ आय भी बढ़ रहा है, इसके इसीलिए ये जो है प्रगतिशील प्रणाली का प्रतिनिधित्व कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर क्वेश्चन, सेवा कर यानी सर्विस टैक्स के संबंध में निम्न में कौन सा एक सही नहीं है। सेवा कर के संबंध में निम्न में कौन सा एक सही नहीं है, ठीक है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सेवा कर संविधान में समवर्ती सूची का विषय है। ये जो है सेवा कर के संबंध में मतलब सही नहीं है, ठीक है। अब ये बताइए आप कि सेवा कर जो है संविधान के समवर्ती सूची का विषय नहीं है, तो ये है किस सूची का विषय। तो देखिए शुरुआत में भारतीय संविधान था, तो उस समय सेवा कर को किसी सूची के अंतर्गत नहीं रखा गया था, न तो राज्य सूची, न ही केंद्र सूची, न ही समवर्ती सूची, ठीक है। न ही संघ सूची, न ही राज्य सूची और न ही समवर्ती सूची, यानी तीनों सूचियों में से किसी भी सूची में जो है सेवा कर को यानी सर्विस टैक्स को नहीं रखा गया था। किस में रखा गया था, अपशिष्ट मद में रखा गया था आपके सेवा कर को। लेकिन 88वां संविधान संशोधन, ये याद रखिएगा दोस्तों, 88वां संविधान संशोधन के तहत 88वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है इसको मतलब किसको, सेवा कर को केंद्र सूची यानी संघ सूची का विषय बनाया गया। 88वां संविधान संशोधन, ठीक है, के तहत सेवा कर को केंद्र सूची का विषय बनाया गया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भुगतान शेष के पूंजी खाते की मुख्य मदें कौन सी है। भुगतान शेष के पूंजी खाते की मुख्य मदें कौन सी है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी विदेश निवेश और ऋण और बैंकिंग पूंजी लेन देन, यानी तीनों है ये भुगतान शेष पूंजी खाते की मुख्य मदें हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी करेतर प्राप्ति है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी करेतर प्राप्ति यानी नॉन टैक्स रिसिप्ट है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, उपहार और अनुदान, ठीक है, उपहार और अनुदान। और यहाँ पर का नहीं होगा, उपहार कर होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको सही कर लीजिएगा। तो आपका सही उत्तर हो गया क्या, ऑप्शन नंबर सी, उपहार और अनुदान जो है ये करेतर प्राप्ति है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर क्वेश्चन, भारत में करों का भुगतान करना निम्न में से क्या है। भारत में करों का भुगतान करना निम्न में से क्या है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का कानूनी दायित्व है। क्या है, कानूनी दायित्व है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, यानी वस्तु का कीमत निर्धारण जो है ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है, वस्तु का कीमत निर्धारण, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र अर्थव्यवस्था के आर्थिक समस्या को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्र अर्थव्यवस्था के आर्थिक समस्या को दर्शाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्पादन संभावना चक्र,
उत्पादन संभावना चक्र, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, जब किसी वस्तु के उपभोग में निरंतर वृद्धि हो तो अतिरिक्त इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता, जब किसी वस्तु के उपभोग में निरंतर वृद्धि होती है तो अतिरिक्त इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता क्या होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का गिरती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, गिरती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, एक वस्तु की कीमत में वृद्धि से दूसरे की मांग कम हो जाती है तथा एक की कीमत में कमी होने से दूसरे की मांग में वृद्धि हो जाती है, तो यह दोनों वस्तु होगा, क्या होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूरक वस्तु, पूरक वस्तु। नेक्स्ट है आपका 25 नंबर क्वेश्चन, मांग शब्द का अर्थ है, यानी डिमांड शब्द का अर्थ क्या है? तो डिमांड शब्द का अर्थ है दोस्तों आपका किसी वस्तु या सेवा की खरीदने की इच्छा जिसके लिए पर्याप्त क्रय शक्ति है तथा खर्च करने की तत्परता है। किसी वस्तु या सेवा को खरीदने की इच्छा जिसके लिए पर्याप्त क्रय शक्ति तथा खर्च करने की तत्परता है, उसी को हम डिमांड शब्द का अर्थ मानेंगे। ठीक है, यानी यही डिमांड हुआ आपका, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका 26 नंबर क्वेश्चन, सालबुग आर्द्र भूमि संरक्षण रिजर्व, सालबुग आर्द्र भूमि संरक्षण रिजर्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब ये हमको बताइए दोस्तों कि वर्तमान में भारत में कितने रामसर स्थल है, कितने रामसर साइट है? तो हम आपको बता दें कि वर्तमान में भारत में 75 रामसर स्थल है, और जो 75वां रामसर स्थल है ना दोस्तों, वह है सालबुग आर्द्र भूमि संरक्षण रिजर्व। ठीक है, इसीलिए हम आपको अभी बताए हैं कि जो सालबुग आर्द्र भूमि संरक्षण रिजर्व है, यही है आपका देश का 75वां रामसर स्थल, तो इसको याद रखिएगा। और ये कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। और आपको हम बता दें, एक बात बताना चाहते हैं हम आपको कि जो सबसे ज़्यादा रामसर साइट वाला राज्य है वह है तमिलनाडु। कौन सा राज्य है दोस्तों? मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, सबसे ज़्यादा रामसर साइट वाला राज्य है तमिलनाडु। यहाँ पर 14 रामसर स्थल है, 14 रामसर साइट तमिलनाडु में है। ठीक है, और आपको बता दें कि भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन है? सुंदरवन डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा है भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 27 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 2 वर्ष, ठीक है, यानी 2024 की सदस्यता के लिए चुनाव में कितने देशों को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 2 वर्ष की सदस्यता के लिए चुनाव में कितने देशों को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 5 ऐसे देश हैं जिनको अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। किसके लिए? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा की परिषद की 2 वर्ष की सदस्यता के चुनाव में। ठीक है, अब ये बताइए कि वो 5 देश है कौन सा? तो वो 5 देश वह है अल्जीरिया है, ध्यान से सुनिएगा, अल्जीरिया है, गुयाना है, दक्षिण कोरिया है, सिएरा लियोन है और स्लोवेनिया है। ठीक है, ये 5 देश को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। अब नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है, यानी कौन सा गलत है? और ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कालाजार को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य 2023 है, तो ये बिल्कुल सही है। बी नंबर में दिया गया है भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य 2025 है, तो ये भी आपका सही है। सी नंबर में दिया गया है भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 है, तो ये भी आपका सही है। डी नंबर में दिया गया है भारत से HIV या एड्स को खत्म करने का लक्ष्य 2025 है। जी नहीं, भारत में HIV को खत्म करने का लक्ष्य 2025 नहीं बल्कि 2030 है, तो ये आपका गलत हो गया। तो ये पूछ रहा था कि कौन सा एक सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है, अर्थात आपका यही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 29 नंबर क्वेश्चन, सही मिलान करें। ठीक है, सही मिलान करें। तो स्टार्ट कार्यक्रम जो अभियान है ये इसरो के द्वारा शुरू किए गए हैं, तो ये आपका सही है। जो स्वागत पहल है ये गुजरात राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, तो ये भी आपका सही है। जो वंदे भारत पहल है ये महाराष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया है, तो ये भी आपका सही है। जो ऑपरेशन मुक्ति अभियान है ये उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया है, तो ये भी आपका सही है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 30 नंबर क्वेश्चन, बिहू कुह उत्सव
2023 कहाँ मनाया गया है? बिहू कुह उत्सव 2023 कहाँ मनाया गया है? तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन में बिहू दिया गया है तो मारिए असम, तो ऑप्शन आपका नहीं होगा, असम गलत है। यहाँ पर होगा अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। बिहू जो है त्यौहार वो असम का है, लेकिन जो बिहू कुह उत्सव है ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। कब? 2023 में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में से किसे भौगोलिक संकेत का दर्जा प्राप्त नहीं है? निम्नलिखित में से किसे भौगोलिक संकेत का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो आइए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, कश्मीरी सेब। कश्मीरी सेब जो कि जम्मू कश्मीर है, इसको भौगोलिक जो है क्या दिया है क्वेश्चन में? भौगोलिक संकेत का दर्जा प्राप्त नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कौन सा क्षेत्र ई समाधान पोर्टल से संबंधित है? कौन सा क्षेत्र ई समाधान पोर्टल से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विश्वविद्यालय अनुदान सम्मेलन। विश्वविद्यालय अनुदान सम्मेलन जो है ई समाधान पोर्टल से संबंधित है। नेक्स्ट आपका 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों I2V3। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सुधारना है। यहाँ पर आप ये कीजिए I2 और U2 कीजिए, IT और U2 कीजिए, तब ये जाकर क्वेश्चन आपका सही होगा। अब ये क्वेश्चन ये ऐसे होगा कि I2 और U2 कौन से 4 देश को शामिल किया गया है? IT U2 कौन से 4 देश को शामिल किया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, इंडिया, इजराइल, USA, UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, इंडिया, इजराइल यानी USA यानी अमेरिका और UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको जरूर सुधार लीजिएगा, यहाँ पर I2V3 को काट कर I2U2 कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 34 नंबर क्वेश्चन। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक को कौन सी संख्या द्वारा जारी किया जाता है? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक को कौन सी संख्या द्वारा जारी किया जाता है? तो 34 नंबर में भी थोड़ा सा आपका यहाँ पर जो संख्या है, इसको संख्या को काटिए और यहाँ पर संस्था बनाइए। ठीक है, यहाँ पर संस्था बनाइए। ठीक है, यहाँ पर क्या कीजिए आप? यहाँ पर संस्था कीजिए। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, सर ने क्लास में बताए थे। तो इसमें आपका सही उत्तर जगह 34 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल यानी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक को जो संस्था है वह है जारी करने वाला, वह है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था। ठीक है, इसी के द्वारा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 35 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? और यहाँ पर दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय रोम में है। जी नहीं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय रोम में नहीं है, बल्कि द हेग में है। और द हेग पड़ता है आपका नीदरलैंड में। कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में। तो यही आपका सही नहीं है, अर्थात ऑप्शन ए ही आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमें सही नहीं है उसी को चुनना है। ठीक है, बाकी ये जो है सही सम्मिलित है, तीनों के तीनों BCD। ठीक है, तो इसका आप देख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जो कि अमेरिका में है। संयुक्त राष्ट्र बालाकोस का जो इथी मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में है। और जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है इसका भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो ये भी आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 36 नंबर क्वेश्चन। 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 सर्वश्रेष्ठ फिल्म में किसे दिया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गंगूबाई काठियावाड़ी। गंगूबाई काठियावाड़ी जो फिल्म है उस फिल्म को 68वां फिल्म फेयर 2023 का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है आपका 37 नंबर क्वेश्चन। सार्क साहित्य पुरस्कार, सार्क साहित्यिक पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? सार्क साहित्यिक पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो बंग बंधु शेख मुजबूर ठीक है रहमान। ठीक है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बंग बंधु शेख मुजबूर रहमान को सार्क साहित्यिक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में सही कथन का पहचान करें। तो देखिए, सबसे पहले जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कथन नंबर 3 और 4 दिखाई दे रहा है, उसमें हमें सुधार करना है। क्या सुधार करना है? सुधार ये करना है कि जो यहाँ पर 2023 दिया गया है इसको 2032 करना है। ठीक है, 2032 करना है। और जो यहाँ पर ग्रीष्मकालीन दिया गया है कथन नंबर 4 में, इसको काटकर शीतकालीन करना है। क्या करना है? शीतकालीन
करना है, तो इसको भी आप सुधार कीजिए। ठीक है, सर ने बताए हैं। अब ये क्वेश्चन आपका सही हुआ। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में सही कथन का चयन करें। तो सही कथन में पहला कथन कह रहा है कि 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन पेरिस फ्रांस 2024 में होगा। जी हाँ, बिल्कुल ये सही है आपका। 2 नंबर में कह रहा है कि 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल लॉस एंजल्स 2028 में होगा। जी भी, ये भी सही है आपका। 3 नंबर में दिया गया है 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल ब्रिस्बेन जो कि ऑस्ट्रेलिया में है 2032 में होगा। जी हाँ, ये भी आपका सही है। 4 नंबर में दिया गया है 24वां शीतकालीन 2032 ओलंपिक खेल बीजिंग यानी चीन में होगा, 2022 में हुआ है। ये भी आपका सही है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चारों के चारों, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4 सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट जो है वह है आपका 39 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों, डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय पराक्रम दिवस। राष्ट्रीय पराक्रम दिवस जो मनाया जाता है 23 जनवरी को। ठीक है, 11 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो 11 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों समर्पण दिवस। समर्पण दिवस। ठीक है, अब 6 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 6 दिसंबर को मनाया जाता है आपका मैत्री दिवस। मैत्री दिवस। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को। नेक्स्ट है आपका 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो ये जो आपका क्वेश्चन है 40 नंबर, ये गलत क्वेश्चन है। ठीक है, सर ने बताया है क्लास में, ये क्वेश्चन आपका गलत है 40 नंबर, इसको काट लीजिए। नेक्स्ट है आपका 41 नंबर क्वेश्चन, 32वें बिहारी पुरस्कार से किस सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? 32वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर माधव हाडा। डॉक्टर माधव हाडा को 32वां बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है आपका 42 नंबर क्वेश्चन, मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स के लेखक कौन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा एस जयशंकर। एस जयशंकर यानी जो विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, ये इन्होंने एक पुस्तक लिखा है मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 43 नंबर क्वेश्चन, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बैडमिंटन। बैडमिंटन। नेक्स्ट है आपका 44 नंबर, साजन प्रकाश का संबंध किस खेल से है? तो साजन प्रकाश का जो संबंध है वह है तैराक से। तैराक से, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, पद्म विभूषण 2023 के विजेता जाकिर हुसैन का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कला क्षेत्र से, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में इसरो का अध्यक्ष कौन है? तो वह है एस सोमनाथ। एस सोमनाथ। नेक्स्ट है आपका 47 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में कौन भारत का निर्वाचन आयोग का नेशनल आइकन बना है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पंकज त्रिपाठी। लेकिन देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये है कि जो वर्तमान में भारत का निर्वाचन आयोग का जो नेशनल आइकन बने हैं वो अभी बने हैं, अभी हाल ही में वह बने हैं सचिन तेंदुलकर। लेकिन जो पहले की दृष्टि से चलिएगा तो पंकज त्रिपाठी को बनाया गया था इससे पहले। तो यहाँ पर जो है तब सचिन तेंदुलकर ऑप्शन में नहीं है, तो पंकज त्रिपाठी को ही हम मारेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का अनावरण किस राज्य में किया गया है? किया है। ठीक है, किस राज्य ने किया है? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का अनावरण किस राज्य ने किया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जो है तमिलनाडु। तमिलनाडु, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, बिजली नीति हेतु समझौता किन किन देशों के बीच है? तो आपका सही उत्तर जाएगा भारत और नेपाल। भारत और नेपाल। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, 53वां भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई? ठीक है, 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई? तो गोवा में। गोवा में। ठीक है, तो आपका 50 क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बजाइएगा ताकि आने वाला हर सेट का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।